और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है, देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जो देश में न्याय दिलाए। राहुल ने आपको बताते चले दोस्तों बच्चों को सेफ्टी के लिए जूडो कराटे भी सिखाया और राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग राहुल गांधी की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा फ़िलहाल मुसलमानों को पत्थरबाजी के आरोप में फंसाती है बीजेपी का पुराना काम। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पहले तो शहजाद का घर ढा दिया गया इतना महंगा, और उसके बाद शहजाद को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, जाहिर सी बात है किसी घर वाले कोई गिरफ़्तारी की बात चलेगी या कुछ बहस हो जाती है तो उस पर कोई भी बहस करता है। अब एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो ये शहजाद तो गिरफ्तार हो गया, इसके भाई भी बहस कर रहे थे पुलिस वालों से, ये भी शामिल है। मतलब ये तो हद होती है कि कोई अगर किसी परिवार वाले का साथ दे रहा है तो उस पर भी आरोप लगा लो ये भी शामिल थे पत्थरबाजी और आगजनी में। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा अब नहीं चलेगा भेदभाव हिंदू मुसलमान। अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि देश में हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जो है सरकारी लोग ही यूज़ करते हैं। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लड़वाना या फिर उनका इंसाफ से तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, ये सब कुछ सरकार का किया कराया है। अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी को कोई नहीं चुनने वाला, सब बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं और कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। आपको बताते चले दोस्तों कंगना रावत का पुतला जलाने से पुलिस ने रोका, पुतला लेकर भाग गई। 27 अगस्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल आपको बताते चले 27 अगस्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसको लेकर सरकार अब घिर चुकी है। आपको बताते चले पुलिस ने कंगना रावत का किसानों को पुतला नहीं जलाने दिया, जिसके बाद लोगों ने बवाल मचा दिया। दरअसल कंगना रावत ने किसानों को बलात्कारी और एक तरीके से घुसपैठिया पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, जिसके बाद ये गुस्सा किसानों का फूटा और दोस्तों कंगना रावत को लेकर सभी लोग विरोध कर रहा है। आपको बताते चलें स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी की तारीफ़ तो उल्टा लोगों ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी उल्टा राहुल गांधी की तारीफ़ कर रही हैं कि मैंने सोचा नहीं था राहुल गांधी इतना बदल जाएंगे। राहुल गांधी तो हमेशा से ही अच्छे हैं, ये कहिए कि अब आपने ये सोचा है कि मैं रुख बदल दूँ। लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, क्योंकि याद होगा राहुल जब इनको लोग गालियाँ दे रहे थे, ये हार गई थी, मजाक उड़ा रहे थे इनका कि अमेठी हार गई, तब राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसी अपमानजनक भाषा का यूज़ ना किया जाए। तो अब स्मृति ईरानी राहुल की तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस देश का आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। और सच्चाई ये भी है कि एक ना एक दिन प्रधानमंत्री को भी जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है दोस्तों। फ़िलहाल वीडियो इसी तरीके से चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ जान ले लेगा, क्योंकि दोस्तों इस सरकार का ना कोई दीन है ना कोई धर्म है। और ये दोस्तों आप समझिए ये ना इधर की है ना उधर की है, किसानों का अपमान करती है, जनता का अपमान करती है और जो वोट देते हैं उन्हीं के सीने पर चढ़ के उनको ही कानून का सिखाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर निकाली भड़ास। दरअसल दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि बीजेपी में नमूनों की कमी नहीं है, एक नमूना ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे। कुछ नमूने तो सीएम बनकर भी बैठे हैं दोस्तों। आपको बताते चले अभी हाल ही में कल योगी आदित्यनाथ ने फिर से धर्म को लेकर एक बयान दिया। इस बयान पर दोस्तों घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें योगी ने कहा कि देखा ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर बटोगे तो कटोगे। अब आप समझिए दोस्तों, ना ही ये बांग्लादेश है और ना ही यहाँ पर कोई शेख हसीना जैसा है दोस्तों जो लोगों पर गोलियाँ चलवा दे। आपको याद होगा शेख हसीना को क्यों निकाला गया है, उन्होंने स्टूडेंट पर गोलियाँ चलवा दी थी। शेख हसीना को इसलिए बाहर फेंक दिया उठाकर, और जिस तरीके से डिक्टेटरशिप निभाई शेख हसीना ने, बिल्कुल सही किया वहाँ के लोगों ने शेख हसीना को बाहर निकाल कर। लेकिन जो हिंसा हुई वो गलत थी, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हिंसा बिना भी शेख हसीना को निकाला जा सकता था। खैर वो जो मैटर था वो था, लेकिन जब शेख हसीना ने बांग्लादेश की शेख हसीना ने जब स्टूडेंट पर गोलियां चलवाईं, उस वाक़ये को योगी दोहरा रहा है। तो शायद योगी भूल गए हैं कि एनआरसी CAA के वक्त मोदी सरकार ने बेचारे मजलूम और गरीब लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। भूलना मत,
न जाने कितने लोग जो है पुलिस की गोलियों से मारे गए थे CAA NRC के विरोध में। तो फिर क्या हम ये मान लें दोस्तों कि वो डिक्टेटरशिप नरेंद्र मोदी ने चलाई थी? और ये सरकार जो लोगों को ज्ञान बांट रही है, आपके ही राज्य में उत्तर प्रदेश में आए दिन 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप कर दिया जाता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ दोस्तों रेप कर दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है। तो ये मान लिया जाए कि योगी और मोदी सरकार को जल्दी हटाया जाए, वरना दोस्तों ये बांग्लादेश जैसा हो रहा है। मतलब खुद के गिरबान में झांका नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है, और इस चीज़ को लेकर बार बार सवाल भी उठते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने पहले भी कहा था इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी इसी मैटर को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष जमकर भड़का हुआ है। और योगी के इस बयान पर ओवैसी ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि लगता है नरेंद्र मोदी को समझा रहा है योगी अपने लोगों को, क्योंकि योगी कह रहा है कि एक साथ रहो वरना हम बटेंगे तो कटेंगे। ये देश दोस्तों इंडिया है, ये यहाँ पर भाईचारा चलता है, प्यार मोहब्बत चलती है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन भाजपाई जो है उन्हें लगता है कि देश को बांटने से या तोड़ने से वोट मिल जाएंगे। अब की बार तो जनता ने धूल चटाई दी है, बस थोड़ा सा और बचा। ये जो लंगड़ी सरकार चल रही है कुछ दिन बाद ये भी उखड़ जाएगी। फिर देखते हैं दोस्तों कि जब इनके पास न ताकत रहेगी न सत्ता रहेगी, फिर ये क्या करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जम्मू कश्मीर में बन गई बात तो बीजेपी आई टेंशन में। दरअसल आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच में बात बन गई है। आपको बताते चले कई पेच चढ़ रहा था सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अब सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और एक बार साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक बार फिर से जो परचम लहराएगा इंडिया का। ऐसा दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बात बनते से ही एक साथ नज़र आए हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग एकजुट रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त जो एकजुटता हमें देखने को मिल रही है उसकी दो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर में साफ साफ स्वाइप करते हुए नज़र आ रहा है इंडिया गठबंधन, यानी कि उसकी अलग ही एक तरफा जीत होती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी इसीलिए टेंशन में भी आ गई है। दूसरी बात दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो जोर हमें दिखाई दिया, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि ऐसे जनता ने एकजुट होकर वोट दिया इंडिया गठबंधन को। जो लोग सोचते थे कि अब तो भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, इन लोगों ने इतना हिंदुत्व फैला दिया कि इनको नहीं हराया जा सकता, लेकिन जनता ने बता दिया कि इस देश में कोई भी इतना दोस्त सक्षम नहीं है कि वो हमेशा सत्ता में रहे। जो सत्ता में आया है उसको जाना है, जो दुनिया में आया है उसको भी जाना है दोस्तों। तो कोई अचूक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई हरा नहीं सकता, हरा सकता है। और अब की बार इंडिया गठबंधन ने वो साबित कर दिया। जिस तरीके से इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को बिठाया गया है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर देखकर मोदी सरकार भी हैरान में है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पछाड़ते हुए खुद नंबर 1 पर आ गए पॉपुलैरिटी में, इसके बाद दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला पीएम का चेहरा, जाहिर सी बात है राहुल गांधी ही है इस देश के सबसे मजबूत पीएम पद के उम्मीदवार। तो वो तो आज नहीं तो कल राहुल गांधी को तो पीएम बनना ही है। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी ने अपनी छवि बनाई है, एक स्ट्रॉन्ग छवि, कहते हैं ना दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग छाप जब आप छोड़ देते हो तो लोग आपको याद करते हैं। जैसे गांधी जी थे, लोग आज भी उनको दोस्तों उनकी क्वालिटी के लिए याद करते हैं। और गांधी जी का जगह जगह, खैर गांधी जी तो एक महान इंसान थे, लेकिन आज भी लोग उनको दोस्तों, आज इतने 100 साल भी बीत चुके हैं, लेकिन गांधी जी आज भी देश के सबसे मजबूत नेता के तौर पर, ये कह सकते हैं कि संविधान के नींव के तौर पर याद किए जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, आज भी लोग उनको दोस्तों उतना ही मानते हैं जितना तब मानते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश का संविधान लिखा तो उन्होंने देश को एक जैसी सोच और एक जैसा सम्मान दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की सिखाई हुई बातें और गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता लोगों को आज भी वही दिशा दिखाता है जो कल दिखाता था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले दिया फड़फड़ाने दो, अब जनता झांसे में नहीं आने वाली, देश को बांटने वाले लोग अब खुद बंटने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कल योगी ने जो बयान दिया उस पर अब अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि हिंदुत्व का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, योगी ने कहा
कि फ़िलहाल सब लोग एकजुट हो जाओ, वही जो वो पहले कहते थे, सब लोग एकजुट हो जाओ, अगर हम बटे तो हम कटेंगे। इसका मतलब समझते हैं कि जितने भी सारे हिंदू लोग हैं वो सब लोग हमें एकजुट होकर वोट दो। इनका कहने का मतलब ये है, चाहे हम तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार हो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोग तुम्हें जो है लात मारकर घोड़ी से फेंक दे दलित भाइयों को, बोर्ड लगाने पर उस दलित भाई को गोली मार दें, या फिर अति पिछड़ों को, आदिवासियों को ये दोस्तों निलंबित करें, और ठाकुरों को नौकरियां दें, और बेचारे नीची जात वालों के साथ बुरा व्यवहार करें, ऐसे लोगों को वोट दो, है ना। और सिर्फ बहाना क्या ले रहा है कि अगर हम बटे तो कटेंगे। क्यों भैया, इतने सालों से देश चल रहा है, अब तक तो कोई नहीं कटा ना दोस्तों। आप समझिए, इस देश में मुसलमानों की संख्या 30% होगी और हिंदू भाइयों की 70% लगभग। तो उसके बाद भी अगर इस तरीके के बेतुके योगी बयान देते हैं दोस्तों, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें एकजुट होकर वोट दे दो, चाहे हम कुछ भी करें, हम विकास का काम करें ना करें, हम लोगों को नौकरियां दें या ना दें, बस हमें हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दो। अब की बार तो दोस्तों लगता है अपनी हालत भूल गए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने धूल चटा दी इनको, अखिलेश और राहुल ने मिलकर। इस बार तो उससे भी बुरा हाल होगा। और जो लोग हिंदुत्व के बल पर वोट मांगते थे, अब उन्हें सुधर जाना चाहिए। उन्हें जान लेना चाहिए कि जनता उन्हें कभी वोट नहीं देने वाली, किसी भी हाल में नहीं देने वाली, और हिंदुत्व पर तो बिल्कुल नहीं देने वाली। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व का सहारा लिया, हर बार इन्होंने यही करा, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा है, हर बार इसी तरीके की चीज़ें की गई। और मैंने इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद कर दे बीजेपी, वरना बद से बदतर हालत होने वाली है। अब वैसे भी कुछ दिन और बचे हैं, तो हंसी खुशी काट ले बीजेपी, क्योंकि जिस दिन नीतीश और नायडू पलटे उस दिन बीजेपी और साथ साथ नरेंद्र मोदी दोनों का गेम ओवर, ख़त्म कैरियर पूरी तरीके से। वैसे भी राहुल गांधी का कैरियर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो पीएम पद की वजह से। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का तो जाहिर सी बात है कैरियर लगभग ख़त्म की हो रही है। एक बार वो हार तो गए हैं, लेकिन एक बार वो गए तो गए, फिर थोड़ी ना उनको आना है। जबकि राहुल गांधी तो हमेशा सत्ता से जुड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस चीज़ों को दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ लोगों के सामने आ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़क गई प्रियंका गांधी। कहा आपके नेता खुलेआम किसानों का अपमान कर रहे हैं और आप खड़े खड़े तमाशा देखिए। आपको बता दें दोस्तों, किसानों के अपमान पर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को जमकर लिया लपेटे में। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के तमाम नेता किसानों का अपमान करते हैं, इन्हें लगता है किसानों का अपमान करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और किसानों को अपमानित करके बीजेपी पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही है। किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताने से कुछ नहीं होगा, मोदी सरकार के किए हुए वादे नहीं झुकने वाले। अब मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसान हैं मुझे सुन रहे हैं तो मेरे दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला तो ये दोस्तों कि अगर बीजेपी आप लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या रेपिस्ट समझती है तो फिर उसने आपकी मांगों को क्यों माना, है ना। वो तो कहती थी कि भैया ये तो किसान ही नहीं है, ये तो फर्जी लोग बैठे हुए हैं और हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों डरपोक की तरह डर गए और उन्होंने किसानों की मांगें मान ली, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये किसान है ही नहीं। अगर ये जब किसान थे ही नहीं तो फिर आपको तो उनकी मांगें मानना ही नहीं थी। अब आपकी नेता बेशर्मों की तरह बार बार किसानों का अपमान करती हैं, जो कि शायद मेंटली पागल भी है कंगना दोस्तों, थोड़ी सी पागल मागल लगती है मुझे वो, क्योंकि उसका दिमाग सही उस पर नहीं है दोस्तों। तो कंगना राणावत की जो पागलपंतियां हैं दोस्तों, जिस तरीके से वो पागलों की तरह बात करती है, एक पागल एक्टर से दोस्तों और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो पूरे बॉलीवुड को दोस्तों गालियां देती हो, पूरे बॉलीवुड के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल के खड़ी हो जाती हो। और अब उसने एक नई मुहिम छेड़ी है किसानों के ख़िलाफ़। लगता है दोस्तों वो जो जिस महिला ख़ास कर फौजी ने दोस्तों एक थप्पड़ मार दिया था कंगना को, उस वक्त हमने इसकी आलोचना की थी कि भैया कोई भी हो, चाहे कंगना राणावत जैसी भी हो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पीआरएफ की जवान को। लेकिन दोस्तों आज मैं ये कह सकता हूँ कि उस महिला ने जो मारा था कंगना को, बिल्कुल सही मारा था, एक नहीं दो लगा देना चाहिए थे दोस्तों। ऐसी महिला, ऐसी इंसान को जो किसानों को खालिस्तानी बता दे। और अब एक नया छेड़ा इसने कि लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे, लाशें लटक रही थी, यानी कि इसने किसानों को दोस्तों एक तरीके से रेपिस्ट
और जो है उनको खालिस्तानी आतंकवादी इस तरीके का बताने की कोशिश की है। तो मैं इस बात को तो दोस्तों भूल नहीं सकता हूँ कि कंगना रनावत वही है जो कि जब गाड़ी घेर ली थी तो हाथ पैर जोड़ रही थी और कह रही थी कि मैंने आप लोगों को बुरा थोड़ी कहा है, मैं तो आप लोगों को थोड़ी कह रही, मैं तो उन लोगों को कह रही हूँ जो बैठे हैं। अरे भैया तुम्हें कैसे पता वो किसान नहीं है? और दोस्तों ऐसे तो हमारे हिसाब से कंगना रनावत एक्टर ही नहीं है, एक घटिया एक्टर है। फिर वो फिल्मों में क्यों आ गई जब उसे एक्टिंग ही नहीं आती है? तो और घटिया एक्टर की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ये वाली फिल्म जो आने वाली है इसका भी डब्बा गुल होने वाला है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूला हो गया तय, भारतीय जनता पार्टी के उड़ने वाले होश। दरअसल आपको बता दें चले महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए में टक्कर होने वाली है। लेकिन आपको बता दें चले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। आपको बता दें सेकंड पर उद्धव ठाकरे रहे थे और थर्ड पे बीजेपी रही थी और फोर्थ पे एनसीपी रही थी, यानी कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी महाराष्ट्र में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये जाहिर सी बात है सीएम फेस उद्धव ठाकरे ही होंगे और अगर उद्धव ठाकरे नहीं बने तो वो उनके बेटे आदित्य ठाकरे को बनाएंगे। लेकिन होगा कोई शिवसेना में से ही, क्योंकि कांग्रेस समर्थन देगी। बात सिर्फ ये नहीं कि सीएम इधर से होना चाहिए या उधर से होना चाहिए, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि सरकार अच्छे से स्मूथली चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भाजपा की आदत है सरकार गिराने की। लेकिन अब की बार जो है दोस्तों बहुत सतर्क रहने वाली है महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि अगर अब की बार ऐसा कुछ करेगी बीजेपी तो वही फंसेगी। आपने देखा अभी हिमाचल में बीजेपी ने ये करने की कोशिश की, उन तीनों लोगों को बर्खास्त कर दिया गया कि ये लोग पार्टी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल सही किया गया। और जब चुनाव हुआ दोस्तों तो खुद सीएम सुक्कू की पत्नी भी जीत गई इस चुनाव में। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर एक जगह पर जो है हमने देखा है कांग्रेस मजबूत बनकर मजबूती से लड़ रही है। उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन लोगों में ज़रा सा ये डर था कि अगर हम वोट देंगे इंडिया को या इनको तो कहीं ऐसा तो नहीं वोट वेस्ट हो जाएगा, यूं ही बीजेपी जीत रही है, पर वो जो लोगों में दुविधा थी, जो लोग ये सोचते थे कि क्यों क्या करें वोट देके, लेकिन अब की बार लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया और उसका नतीजा सब सामने आ गया। और आपको ये भी बता दूं, इस देश के सबसे गरीब तबके जो हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की करारी हार हुई, वहीं से सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही ये तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और अब की बार जो हमें यूपी के दो लड़कों का जलवा देखने को मिला, राहुल और अखिलेश का, तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि धीरे धीरे कर नरेंद्र मोदी के सारे जितने भी कानून थे वो सब वापस होते चले जा रहे हैं। मैंने देखा कि ये लोग एक कानून लाए थे कि चिकन की दुकानों के आगे दोस्तों इन्होंने कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अब सब ने हटा हटा के फेंक दिए, कोई बीजेपी से नहीं डर रहा है। हमने देखा इन्होंने एक कानून करा था कि दुकानों के आगे वो लगा कर बैठना, लेकिन सब ने निकाल कर फेंक दिए। सीधी सी बात है कि आप धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करते हो। जनता जान चुकी है आपके इरादे, और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो तो सबके सामने है ही। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि अभी तो बीजेपी ने अभी भजन लाल को राजस्थान का सीएम बनाया था, अब जब करारी हार मिल गई तो सुना है भजन लाल को बदलने की तैयारी चल रही है। लगता है बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो राजस्थान में कस के और ज़्यादा हिंदुत्व को बढ़ावा दे। खैर बीजेपी ये करे या ना करे, हमें तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब बीजेपी किसी को भी ले आए उसकी बुरा टाइम शुरू हो चुका है, और जब किसी का बुरा टाइम आता है तो वो कुछ भी कर ले दोस्तों, वो टिक नहीं पाता है। फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके